इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक में टैक्सेबल इनकम यानी कि मकान संपत्ति की करियों की आय क्या होगी, यह ज्ञात करने के लिए मकान का वार्षिक मूल्य या एनुअल वैल्यू की गणना करते हैं। एनुअल वैल्यू की गणना कैसे की जाती है कि सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू उस हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट करते हैं, सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करते हैं और उसमें से मकान मालिक द्वारा चुकाया गया नगरपालिका कर या म्यूनिसिपल टैक्स घटा देते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के बाद जो बचता है उसको हम एनुअल वैल्यू कहते हैं। सकल वार्षिक मूल्य ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 4 तरह के किराए देखे जाते हैं मकान के। उस मकान का म्यूनिसिपल वैल्यूएशन क्या है, नगरपालिका के अनुसार मकान का किराया कितना निर्धारित किया गया है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। दूसरा जो देखा जाता है कि उस मकान का किराया उस एरिया में उसी टाइप के मकान का कैसा होता है, यानी जिसको हम फेयर रेंट या उचित किराया कहते हैं। मतलब कहने का कि उस एरिया के अंतर्गत जिसमें मकान स्थित है उसके हिसाब से उसी तरह के मकान का और दूसरे मकान का किराया कितना होता है या दिया गया है, वो आपका फेयर रेंट होता है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड रेंट लेते हैं, मानक किराया मकान का लेते हैं। मकान का मानक किराया क्या होता है कि मकान अगर किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट एरिया के अंतर्गत आता है तो एक रेंट कंट्रोलर होता है जो अलग अलग मकानों का किराया निर्धारित करता है। तो ये जो है मकान का जो किराया नियंत्रक यानी रेंट कंट्रोलर द्वारा डिसाइड किया गया है उसको स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। और इसके अलावा जो चौथे प्रकार का किराया हम देखते हैं कि उस मकान का जिसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं उसका कितना किराया मिला है या मिलने योग्य है, कहने का मतलब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। इन 4 किरायों के आधार पर हम ग्रॉस एनुअल डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे एक्सपेक्टेड रेंट या अनुमानित किराया यानी उस मकान का अधिकतम किराया योग्य मूल्य क्या हो सकता है। इसके लिए मकान को यह देखा जाता है कि क्या वह रेंट कंट्रोल एरिया के अंतर्गत आता है कि रेंट कंट्रोल एरिया के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है तो क्या उसका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है तो क्या एक्सपेक्टेड रेंट यानी संभावित किराया होगा। तो सबसे पहले नंबर ए पर हम ये ज्ञात करते हैं कि अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन, इसमें हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड रेंट को छोड़ करके बाकी 3 तरह के किराए को लेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। इसमें सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में ये देखा जाएगा कि विच इज़ हायर यानी दोनों में जो अधिक है ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा और उसका कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से करेंगे। कहने का मतलब कि म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट ये दोनों में जो अधिक है उसकी तुलना हम मकान के वास्तविक किराया जो प्राप्त हुआ है या प्राप्ति योग्य है उनसे करेंगे और इन दोनों में जो अधिक है, कहने का मतलब अगर ये देखा जाए कि म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से विच इज़ हायर और फिर जो हायर आया है उसका एक्चुअल रेंट में से कितना ये कौन सा अधिक है विच इज़ हायर, ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। यानी कि अगर दूसरे तरह से हम देखें तो म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में तीनों जो अधिक होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। लेकिन जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है ये आपका जो मकान हाउस प्रॉपर्टी आपके रेंट कंट्रोल एरिया के अंतर्गत आती है उसमें हम क्या करते हैं कि पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन करते हैं और इसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हैं, फिर एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन एक्चुअल रेंट से करते हैं। तो कैसे ये करते हैं, नंबर बी पर हमने दिखाया ग्रॉस एनुअल वैल्यू वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन।
इसमें म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू जो है ए और बी, इसमें जो अधिक होगा वो आपका सबसे पहले लेंगे और फिर उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं, मानक किराया से करते हैं। तो स्टैंडर्ड रेंट और जो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर आया था उसका कंपैरिजन करने पर जो कम आएगा वो आपका जो है एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। मतलब कि ए और बी में जो अधिक हुआ उसको हम सी नाम से दिए हैं और सी के कंपैरिजन डी यानी स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं। इसमें से जो कम होता है यानी विच इज़ लीस्ट, इसको हम एक्सपेक्टेड रेंट मानेंगे और इसका कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल से करते हैं और इन दोनों में जो अधिक होता है वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट दिया जा रहा है उसका हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। नंबर सी पर हमने ये दिया है कि जहाँ पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इस वजह से कम है कि हाउस प्रॉपर्टी कुछ पीरियड के लिए वैकेंट रही है या कुछ महीनों के लिए खाली रही है। अगर मकान कुछ महीनों के लिए खाली रहा और खाली रहने के कारण ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कम हो गया तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल होगा। ये डिसाइड करने के बाद हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं। ये म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर होगा तभी घटाएंगे, अगर टेनेंट या किराएदार ने दिया है तो इसको नहीं घटाएंगे। अगर म्यूनिसिपल टैक्स एरियर है, बकाया है, तो ये नहीं घटेगा। म्यूनिसिपल टैक्स पिछला एरियर का कभी भी किसी भी पीरियड का अगर प्रीवियस ईयर में पेमेंट किया गया है तो वो घटाया जाएगा। इससे ये हो सकता है कि आपका एनुअल वैल्यू निगेटिव में आ जाए, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम होगा और म्यूनिसिपल टैक्स जो है पेड अधिक होगा तो एनुअल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। एनुअल वैल्यू माइनस करने के बाद जो है हम डिसाइड करते हैं इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये रेंटेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी ऐसे मकान जो किराए पर उठाए गए हैं। अगर कोई मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है यानी ओनर खुद उस मकान में रहता है तो उसके एक मकान का एनुअल वैल्यू नील होता है और बाकी जो मकान उसके सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए अदर यूनिट रखा है, अदर फ्लैट रखे हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसी तरीके से किया जाएगा जैसे किराए पर उठे हुए मकान का किया जाता है। लेकिन ऐसे मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल नहीं होगा, नहीं दिया रहता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के बेस पर ही हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिसाइड करते हैं। फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई जो ओनर है वो माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं मकान संपत्ति की आय की गणना करने के लिए। अगर हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है तो जो एनुअल वैल्यू है उसका 30% जो एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया जाएगा और इसके अलावा जो है एक्सपेंडिचर के लिए कोई कटौती नहीं दी जाती है, कोई डिडक्शन नहीं दिया जाता। एक डिडक्शन इसमें और दिया जाता है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का। अगर लोन हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है, उसके परचेज के लिए लिया गया है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है, उसके रिपेयर्स और मेंटेनेंस के लिए अगर लोन लिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम घटाते हैं। कैसे ये माइनस करते हैं, कैसे डिडक्शन देते हैं कि किराए पर उठे हुए मकान संपत्ति के इंटरेस्ट ऑन लोन की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं दी होती है, लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैं उनके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन की मैक्सिमम लिमिट दी गई है। अगर ये लोन
1 अप्रैल 1999 से यानी 1999 के पहले के लोन लिए गए हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है इंटरेस्ट ऑन लोन की सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के बारे में 30,000 है, 30,000 है। और अगर लोन 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद की तिथि का लिया गया है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के संबंध में मैक्सिमम लिमिट असेसमेंट ईयर आपके 2020 और 2021 के लिए जो है 2 लाख कर दी गई है। इस तरीके से सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के जो इनकम आती है वो लॉस या नेगेटिव में आती है ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। इसका एडजस्टमेंट हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अदर हाउसों से अदर हाउस यूनिट से कर सकते हैं। और अगर ये टोटल लॉस हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का तो उसको वो डिडक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इनकम के अदर सोर्सेज से करंट ईयर यानी कि जो करंट असेसमेंट ईयर से होगा। तो इस तरीके से ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं और एनुअल वैल्यू से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी का उपयोग ओनर द्वारा सेल्फ बिजनेस के लिए या सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए प्रोफेशन के लिए किया जा रहा है तो उसका जो वैल्यूएशन इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।